ये जो नतीजा आया है, आप समझते हैं कि यही माइंड के अंदर नतीजा था, या फिर आप ये समझते हैं कि एक बड़ा अपसेट हुआ है? बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आपने इनवाइट किया। मेरी नज़र में तो यही था जी, जो रिजल्ट अभी आया, क्योंकि मैं कुछ दिन से जितना फॉलो कर पाया था इंटरनेशनल मीडिया को भी और बांग्लादेश में भी, और मेरे एक दो लोग कांटेक्ट में भी थे, और मुझे यही महसूस हो रहा था कि जो तारिक रहमान हैं वो इलेक्शन जीत जाएंगे। ठीक है। लेकिन जो अनप्रडिक्टेबिलिटी वाला एलिमेंट था वो डेफिनेटली ये था कि सिर्फ जमात इस्लामी स्टैंड लोन, तो किसी स्टेज पर भी मुझे नहीं आइडिया था कि वो स्टैंड लोन कोई ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री करेगी या हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। ठीक है। और फिर आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि जब थोड़ी रिफ्ट नजर आई विद इन तारिक रहमान साइड की पार्टी की तरफ, और इंटरनल थोड़ा सा वो हुआ, प्लेसिंग ऑफ कैंडिडेट्स पे थोड़ा डिफरेंसेस क्रिएट हुए, तो ऐसे लगा कि वो फिर जो यूनिटी जमात इस्लामी ने अपने साथ अलायंसेस किए हैं, वो ऐसा लगा टेम्पररी तौर पे लोगों को लगा। हम्म। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि जो हसीना वाजिद का टेन्योर था, बेसिकली ये अगेंस्ट हसीना वाजिद वोट पड़े हैं बुनियादी तौर पर। ठीक है। क्योंकि खालिदा जिया जो उनकी वालदा है, वो बुनियादी तौर पर सिर्फ 2001 से लेकर 2006 तक सिर्फ बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही थी, और उसके बाद हसीना वाजिद ने तकरीबन जब टेक ओवर किया, पहले टेन्योर 96 से 2001 तक, और उसके बाद भी आई, तो फिर वो बहुत ज्यादा इंडिया स्पेसिफिक हो गई उनकी पॉलिसी। तो मेरा ये मानना ये था कि ये एक सही मानों में बांग्लादेशी लोग आजादी चाह रहे थे। आजादी का मतलब ये है कि हम्म। जिस तरह उन्होंने एक इंडिपेंडेंस हासिल की 71 में, एक वो तो अलहदा डिबेट है, लेकिन उनको लगा था कि कुछ अरसे बाद जो मुजीबर रहमान को कत्ल कर दिया गया, फिर जियाउर रहमान आ गए, उनके जनरल साहब ने टेक ओवर कर लिया, फिर वो फैमिली ऑन, फिर ऑल्टरनेटिवली दोनों खवातीन के दरमियान खालिदा जिया और हसीना वाजिद के दरमियान रहा। तो आई थिंक लोगों में एक एलिमेंट ऑफ डिप्रीविएशन था कि हमारी सारी पॉलिसी इंडिया डिक्टेट करता है। तो ठीक है। मेरे उस पॉइंट ऑफ व्यू पे जो मैं कंसिडर करता था, तो मेरा ख्याल ये था कि इंडिया में किसी सूरत पे भी इंडिया को अब बांग्लादेशी लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और वही नतीजा सामने आया, और मुझे ये लगता है ये नेचुरल है। और एक और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताते चलूं कि एक रजब रजब हुसैन है, एक ऑथर हैं, वो एक्स आर्मी ऑफिसर हैं बांग्लादेश की आर्मी से। ठीक। उन्होंने किताब लिखी थी कमांडो। तो हम्म। वो मैं पढ़ रहा था कुछ अर्सा पहले, तो मुझे लगा कि उन्होंने कहा कि अब आर्मी ने हमारे सबक सीख लिया है। उन्होंने 18 महीने का ऐलान किया था, इलेक्शन करवा देंगे, 18 महीने में करवा दिया। मैं भी देख रहा था और उनकी बात को सपोर्ट करता था, उनका ख्याल भी यही था कि अगर ये टेक ओवर करना चाहते, हम्म। तो जितनी अनरेस्ट हसीना वाजिद के आखिरी टेन्योर में थी, हम्म। और जितनी बड़ी फौज, तकरीबन 1 लाख फौज इस वक्त ऑलमोस्ट पुलिस का काम कर रही है बांग्लादेश में 18 महीनों से, क्योंकि पुलिस ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव थी कह लें, या करप्ट हो चुकी थी, या उन्होंने अपने, हसीना वाजिद ने अपने लॉयलिस्ट भर्ती कर लिए हुए थे, तो वो इस पोजीशन में ही नहीं थे क्योंकि लोग उनसे ज्यादा नफरत करते थे। ठीक है। तो ये आर्मी ऑलमोस्ट 18 महीने से कंट्रोल कर रही थी। तो वो उस किताब में पढ़ने के बाद अब सब्सटैंशिएट हुआ है कि वाकई उन्होंने एक अच्छा किरदार, एक पॉजिटिव अदा किया है कि अपने आप को ए पॉलिटिकल रखा और कोई इंटरफेरेंस नहीं की, और ये मुझे लगता है कि नेचुरल रिजल्ट है ऑलमोस्ट। जो हमारी थर्ड वर्ल्ड में थोड़ा बहुत होता है, इरेगुलरिटीज होती हैं, ये ग्रीवेंसेस होती हैं, वो देखने की बात है। और अगर आखिरी यानी आप मजमूई पॉइंट मेरा, तौर पे ये समझते हैं कि अगर इसमें कोई गड़बड़ भी हुई हो तो दो चार नशिस्तों की हुई होगी, इतने बड़े पैमाने पे बीएनपी जो है उसको नहीं नवाजा गया होगा। देखिए अगर नवाजा जाता तो जमात इस्लामी के अमीर इस तरह की बात करते ही ना कि हमारा जो रिस्पांस होगा वो पॉजिटिव होगा। वो हम्म। अभी तक बहुत ज्यादा टेस्ट में जा चुके होते, अगर उनको तवक्को होती कि हमारे साथ इतनी मैसिव धांधली हुई है, हम्म। या मिलिट्री ने या आर्मी ने इतना मैसिव रिगिंग की है, या इतना इन्वॉल्व हुई है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो सड़कों पर अब तक लोगों को कॉलें दे चुके होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होते, अपने एहतजाज कर चुके होते। अभी तक उन्होंने साउंड भी नहीं किया। और एक बात यह है, दूसरी बात उन्होंने पहले भी कहा था, उन्होंने इलेक्शन से पहले कहा था कि अगर हम जीत गए तो बड़ा पीसफुल होगा, ट्रांसफर ऑफ जो है पावर होगा, और दूसरा हम कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, शुक्राने करेंगे। तो वो एक पॉजिटिव रहे हैं थ्रू आउट, और शायद हमारे लिए भी ये सीखने की बात है कि उनकी ओवरऑल एक कंट्री अच्छी ट्रांजिशन से गुजरी है। जो थर्ड वर्ल्ड में होता है थोड़ा बहुत एलिमेंट, वो तो हम इतनी जल्दी आइडियलिस्ट नहीं हो सकते, यानी लेकिन बाय एंड लार्ज आप ये कहते हैं कि इब्तदाई तौर पे एतराज़ात जो उठाए गए या जिन खदशात का इजहार किया गया वो इलेक्शन के दिनों के अंदर एक फितरी अमल है। देखिए एक फितरी अमल है, और आर्मी को अपने स्टेक भी पता थे। हम्म। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी यूनाइटेड नेशंस को जो फोर्स मुहैया करती हैं पर्सनल के, ट्रूप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बांग्लादेश है। ठीक है। उसके तकरीबन 400 से 500 मिलियन डॉलर रेवेन्यू जनरेट होता है उसका, सिर्फ अपनी आर्म फोर्सेज या खासतौर पर आर्मी को यूनाइटेड नेशंस के अम्ब्रेला के अंदर दुनिया में डिप्लॉय करने के लिए। तो ये आर्मी को ये पता था, एक तो हम्म। सिर्फ फाइनेंशियल नहीं था उनके लिए, हम्म। एक उनका इमेज बहुत बड़ा था। अभी तक उनका इमेज बहुत पॉजिटिव है दुनिया में, इसीलिए यूनाइटेड नेशन उनको एंगेज करती है कि एक न्यूट्रल आर्मी है या फोर्सेज हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर कहीं चाहिए होता है यूनाइटेड नेशंस को उनसे रिज्यू करते हैं एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी। तो उनको आई थिंक डुअल था, एक तो उनकी ऑब्लिगेशन थी, एक टेम्पटेशन उन्होंने बिल्कुल नहीं की पावर में आने की, करनी होती तो 18 महीने पहले आइडियल था, जब पुलिस नाकारा हो चुकी थी टेक ओवर कर लेते, वो नहीं किया।
फिर उन्होंने कहा था कि वी आर नॉट मेंट टू टेक ओवर एंड वी आर नॉट मेंट टू शूट आवर ओन पीपल, ये भी उन्होंने कहा था एक बयान में उनके आर्मी चीफ ने। तो आई थिंक उन्होंने लिव अप किया है। थोड़ा बहुत जो इरेगुलरिटी जैसे हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि आई थिंक वो हमारे थर्ड वर्ल्ड का या डेवलपिंग कंट्रीज का या हमारे कल्चर में थोड़ा बहुत बिल्ट इन होता है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है। बहुत सारे लोग तजियाकार इस बारे में राय रख रहे थे कि अगर जमात इस्लामी बरसरे इक़्तिदार आती है तो फिर बैनुल अक़वामी सतह पे और बिलखुसूस यूरोप के अंदर मकबूलियत या कबूलियत बांग्लादेश की थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, और अगर बीएनपी आती है तो किसी हद तक वो मोतदिल है और उनकी पॉलिसी जो है वो मगरिब को काबिल कबूल होगी। ये उनसर किस हद तक आप समझते हैं कि काबिल अमल है? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि यूरोप शायद इस तरह रिलीजियस पार्टियों के आने से उस तरह अमेरिका कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन इंडिया बहुत कंफर्टेबल था। इंडिया ने बहुत ज्यादा अप्रोच किया था जमात इस्लामी को कि वो ऑन बोर्ड आ जाएं, क्योंकि उनको पता था कि तारिक रहमान तो नहीं आएंगे, बिकॉज उनको तो वोट ही एंटी हसीना वाजिद मिलना है। हम्म। एंटी हसीना वाजिद इसलिए मिलना है कि जितना कॉम्प्रोमाइज उन्होंने किया, मैं बड़ा क्लोजली मिलिट्री को भी वॉच कर रहा था। मैं उस पर कमेंट करके फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, जी। मैं खुद भी बांग्लादेश गया था जब मैं सर्विस में था। उन लोगों की हमारी तरफ बड़ी जबरदस्त गुडविल थी। इंडिया के कंफर्ट लेवल वो नहीं था, हम्म। लेकिन हसीना वाजिद ने, मैं उनका एयरफोर्स स्ट्रक्चर बड़ा क्लोजली पढ़ रहा था और मैं कुछ रिसर्च भी कर रहा था उस टॉपिक पे, तो आई फाउंड आउट कि मैं बड़ा हैरान हुआ। इंडियन एयरफोर्स को बहुत ज्यादा, खास तौर पे मैं एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंडिया डिपेंडेंट किया गया कि हसीना वाजिद के 15 सालों के दौरान के, यानी कि वो कोई हमारा स्पेस जो था अगर किसी और का बनता भी है, कोई अमेरिकन का या पाकिस्तानी का या किसी और मुल्क का, तो उसे मिनिमाइज किया गया था ताकि इंडियन कंट्रोल में रहे। इवन प्रमोशन तक मैं देख रहा था कुछ केसेस में कि इंडिया का कंसेंट शामिल होता था कि टॉप लीडरशिप पे आर्मी के, मिलिट्री के कौन आएंगे। हम्म। तो आई थिंक ये महसूस लोगों में तो बहुत जल्दी हो जाता है कि इंडिया इतना ज्यादा हावी हुआ हुआ है हमारी पॉलिसियों पर। तो आई थिंक इंडिया के अलावा शायद बाकी दुनिया तो बड़ी इसको पॉजिटिव लेगी, क्योंकि मॉडरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, और ऑब्वियसली इनहेरिटेंस हमारे तो अभी तीनों मुल्कों में तो अभी भी बहुत ज्यादा चलती है कि विरासत में वही फैमिली आगे आ जाती है ऑल्टरनेट के तौर पर। बट गिवन अ चॉइस, आई थिंक उनके पास कोई ज्यादा चॉइसेस थी भी नहीं, और मुझे लगता है कि वेस्ट और अमेरिका इसको बेहतर रिस्पॉन्ड करेगा। तो सर, आपने कहा कि भारत को काबिल कबूल नहीं होंगे, लेकिन अगर हम भारतीय मीडिया देखें पिछले दिनों में आने, तो जमात इस्लामी के हवाले से वहाँ पे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे। ये जो राबिता होने की बात है, बीबीसी इसको रिपोर्ट करता है कि जमात इस्लामी के अहदेदारान से राबिता किया गया है, लेकिन उस राबिते का जवाब क्या मिला इस बारे में कोई इत्तला या मालूमात मुहैया नहीं है। लेकिन वहाँ पे बीएनपी को कम बुरे ऑप्शन के तौर पे लिया जा रहा था इस पूरी इलेक्शन कैंपेन के अंदर। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जो है वो उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं, तो फिर जमाते इस्लामी की निस्बत ये उनके लिए कम बुरे क्यों थे? देखिए, बुनियादी तौर पर उनके लिए तो दोनों में से टेक्निकली देखा जाए या पॉलिटिकली देखा जाए तो अच्छा कोई भी नहीं था। हम्म। उसकी वजह से उनकी तो चॉइस हसीना वाजिद थी, या उनकी लेगेसी थी जो बिल्कुल कंटिन्यू नहीं हुई, इनकी अवामी लीग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही थी, तो उनके लिए तो एक किस्म का अब लेसर इवल वाली ऑप्शन थी उनके लिए, ठीक है। आउट ऑफ द टू। ठीक तो है। दोनों को उन्होंने अडेप्टेशन की बड़ी कोशिश की है जमात, ये नहीं है कि सिर्फ जमात इस्लामी को किया। मैं जमात इस्लामी का इसलिए पर्टिकुलरली किया कि इंडिया ने इस हद तक कॉम्प्रोमाइज किया अपनी नेशनल इंटरेस्ट में और पाकिस्तान की मुखालफत में, कि वो इवन जमात इस्लामी से राब्ते में थे कि आप आए तो हम आपके साथ भी चलने को तैयार हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे तालिबान की उन्होंने मुखालफत की 5 साल हुकूमत के दौरान, हम्म। जहाज एयर इंडिया का हाईजैक हुआ तो उनको कंडेम किया, एम्बेसी में धमाका हुआ तो तालिबान को कंडेम किया, उनका जर्नलिस्ट मारा गया तो उनको कंडेम किया तालिबान को, इंडिया ने। लेकिन जो ही उन्होंने देखा कि अब उनको तालिबान की जरूरत है तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया उन्हीं तालिबान के साथ जिनको वो पता नहीं इंसान भी नहीं मानते थे पहले। फिर उनको बड़ा फॉर्मल विजिट कराया गया उनके फॉरेन मिनिस्टर को। तो इंडिया देखें अपनी नेशनल इंटरेस्ट में करता है उसकी, जिसको कहते हैं ना कि माय एनिमी इज योर एनिमी, अगर हम दोनों का तो हम दोस्त सही। हैं, इंडिया तो उस पर फॉलो करता है। तो इंडिया ने यही वहां पर कोशिश की है कि जो भी दोनों में से जीत जाए, मैं दोनों से कंफर्ट लेवल एक वर्किंग कंफर्टेबल जरूर कर लूं, बजाय ऑल आउट वो प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट कोई ऐसी आ जाए या ऐसी हुकूमत आ जाए।